की ओर, क्योंकि दाखिला वजीर साहब का दौरा मुकम्मल हो चुका है और होम मिनिस्टर का 3 दिन का दौरा मुकम्मल होने के बाद जहां आज वो दिल्ली के लिए रवाना हुए, वहीं पर जवानों, शहीद जवानों को याद भी किया और नौजवानों की बात करते हुए विकास की गाड़ी में रफ्तार भरने की भी बात कही है। रिवायती सियासत से हटकर इस बार अमित शाह ने बात करने की कोशिश की है, क्योंकि आज की इस पूरे 3 दिन के प्रोग्राम के अंदर बराह रास्त हमला अपने पड़ोसी रियासत पर बिल्कुल भी नजर नहीं आया। लेकिन जो बात हो रही थी वो ये थी कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए मरकज और रियासती इंतजामिया एक सही सिमत में चल रही है। 12 से ज्यादा डेलीगेशंस की मुलाकातें लेफ्टिनेंट गवर्नर से हुई है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में मुलाकातें हुई है और हर बार और हर जगह पर 2 चीजें काफी क्लियर आई हैं कि आने वाले दिनों में बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा और अमन की जो कोशिशें आज हो रही है इसका समर दिखना बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। लेकिन जब ये पूरी बातें हो रही है तो आपको यह भी याद होगा कि नौजवानों की बात के बीच महबूबा मुफ्ती का ट्वीट भी एक हंगामे का बाइस है। उस पर जरूर थोड़ी देर में आएंगे। मेरे साथ 3 मेहमान इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए ज्वाइन कर चुके हैं। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों के पास चलूं, मेरे साथ इंजीनियर एजाज साहब बीजेपी से ज्वाइन किए हुए हैं, मेरे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से इरफान मन्हास साहब ने ज्वाइन किया है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से डॉक्टर हरबख्श सिंह। 3 ऐसे चेहरे हैं जो नौजवान चेहरे हैं और तीनों चेहरे इस फंक्शन के आसपास आपको कई बार देखे होंगे। लेकिन उससे पहले जरा रिकॉल करें कि अमित शाह साहब ने किन बातों का जिक्र किया है। ये 5 चीजें जरा सुन लीजिएगा क्या कुछ कह रहे हैं। कि हमारी नीयत में कोई खोट नहीं, हमारे मन में कोई बुरा भाव नहीं है। घाटी का विकास, जम्मू का विकास और नए बने लद्दाख का विकास एकमात्र पाकीजा मकसद के साथ ये कदम उठाया गया है। और मैं आपको कहता हूं कि 2024 के पहले कश्मीर को जो चाहिए था वो आपकी नजर के सामने होगा। मित्रों, मोदी जी के दिल में कश्मीर बसा। जब भी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सारी योजनाएं ठीक से पहुंच रही या नहीं। कि भारत के अंदर इतना ही अधिकार आपका है जितना अधिकार भारत के किसी भी नागरिक का भारत पर है। विकास पर, भारत सरकार के खजाने पर आपका इतना ही अधिकार है जितना भारत के हर नागरिक का है। और एक भरोसे के साथ कश्मीर के लोगों ने विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। 3 परिवारों ने 70 साल शासन किया। सारे मेंबरान बैठे हैं, पंचायत के सरपंच साहिब बैठे हैं, यहाँ पर तालुका पंचायत के मेंबर्स बैठे हैं, जिला पंचायत के बैठे हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष बैठे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग हमें सवाल पूछते हैं उनको, 70 साल तक कश्मीर के युवाओं को पंच सरपंच बनने का, कश्मीर की माताओं बहनों को तालुका पंचायत और जिला पंचायत में चुनाव लड़ने का अधिकार आपने क्यों नहीं दिया? 70 साल तक 87 विधायक, 6 सांसद लेकर आप बैठे, वो भी आपके इर्द गिर्द के लोगों को बनाया कि आज सरपंच बना है, कल तहसील पंचायत में जाएगा, तहसील पंचायत में गया है वो जिला पंचायत में जाएगा, जिला पंचायत में गया है वो उनकी सिफारिश के बगैर विधायक बनेगा और जो विधायक बना है वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है। अगर भला आप में से कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उनके परिवार का क्या होगा मुझे बताइए। ये क्यों नहीं हुआ 70 साल? किसने रोका था? मैं आशा करता हूं कि कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री भी ऐसा ही आए जो लंदन न जाए, कश्मीर के अंदर, अनंतनाग के अंदर जाकर कश्मीर की जनता की आवाज। मित्रों, 55,000 गरीब लोगों को घर देने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की। 55,000 गरीब, इसमें से करीब करीब जम्मू और कश्मीर दोनों इलाके मिलाकर 20,000 से ज्यादा लोगों को घर मिल चुका है। आज तक कश्मीर के 55,000 परिवारों को रैन बसेरा नहीं था। मैं आपको वादा कर जाता हूं
2022 के दिसंबर के पहले कश्मीर में घर बगैर का कोई नहीं होगा, हर एक के पास अपना घर होगा। दाखिला वजीर साहब का आपको सुन रहे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और जरा इसको डिकोड भी करेंगे और कैसे इस प्रोग्राम को देखा जा रहा है पॉलिटिकल लेवल पर भी और नौजवान इसको कैसे देख रहे हैं। इंजीनियर एजाज साहब है, इरफान मनाज साहब और डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी तीनों का ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब आप ही से करेंगे। आप भी इलेक्टेड है और नौजवान भी है। जो मैंने 3 दिन की तकरीरें सुनी, पहले दिन से लेकर दिल्ली वापसी तक, 2 बड़े इंपॉर्टेंट फोकस थे। एक, नौजवान को बाइख्तियार बनाना है जी किसी भी कीमत पर, और रिवायत की सियासत से हटकर आगे बढ़ना होगा, और तरक्याती मंसूबों को जो रफ्तार बख्शी गई है, इस रफ्तार में आने वाले दिनों में और ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। ये मुझे लगा जो क्रैक्स था दाखिला वजीर साहब के 3 दिन के लगातार मीटिंग्स के अंदर। आप 1-to-1 भी करके आए, आप ग्राउंड जीरो पर भी देख रहे हैं कितना बदलाव था, और दाखिला वजीर साहब जो रिपोर्ट कार्ड देकर आए हैं, आप कितने मुतमईन हैं? डॉक्टर हरबख्श साहब आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है नौजवान कह रही है आपने बुलाए हैं। तो जो मैं स्पीच सुन रहा था, कल मैं वहां भी था, एज बीडीसी रिप्रेजेंटेटिव भी था, और शाम को हमारी बीडीसी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, यूनियन है, हमारी मीटिंग भी थी। लेकिन जो चीजें यूथ की बात की जा रही है कि हम भी यूथ को मिलने आए हैं, तो उनके आने से पहले 1100 यूथ की पकड़ दकड़, उसके बाद कोई बाइक किसी जगह, कोई स्कूटी किसी जगह, किसी घर में नहीं रही कि आपने स्कूटियां बंद रखनी है, 25 तारीख को आपको दिया जाएगा। जनाब मेरे कागज ठीक है, कागज वागज सही चलेंगे, होम मिनिस्टर साहब आया है, तमाम स्कूटियां बाइकें बंद रहेंगी। 1100 लोग आपने यूथ को डिटेन किया जिनसे बात करने आए थे। तो जब कल हम वहां प्रोग्राम में थे तो मुझे कहीं कोई यूथ नजर नहीं आया। वो जो हम यूथ लीडर थे, जैसे कि डीडीसी मेंबर है, पंचायत के लोग हैं, तो 2 लाइनें सामने बिठाई गई थी, जिनको गले में बीजेपी की मालाएं बिठाई गई थी, जिनको जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के 30, 40, 50 लोग थे। और लोगों को बोला गया, हमें चिट्ठी भेजी गई कि आपकी इंटरेक्शन है ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के साथ, आपने मिलना है, पीआरआईज को, डीडीसीज को। लेकिन जब वहां पहुंचे, वहां एक पॉलिटिकल पब्लिक रैली थी और 3 दिन से एक ही राग अलापा जा रहा था, 3 फैमिलियां और 40,000 लोग मारे गए। लेकिन एक बेचारा यूथ परसों सीआरपीएफ की गोली से एक हमारा निहत्ता बेचारा शहीद हो गया, एक लड़का मारा गया पुलिस की फायरिंग से, जिसको 4 गोलियों को क्रॉस फायरिंग का नाम दिया गया। उसके बारे में हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बात नहीं की। और जब हमारी कल यूथ के रिप्रेजेंटेटिव्स की, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग हुई और इरफान साहब भी बैठे हैं, जब इरफान साहब ने कहा हमारे इश्यूज हैं, और होम मिनिस्टर साहब क्या कहते हैं कि यूथ को, इरफान साहब आप तो हटे कटे जवान यूथ हो और कोई काम करो, ये आप रिजाइन कर दो, छोड़ दो, ये काम किसी और को दे दो, कोई और करेगा। ये होम मिनिस्टर साहब का यूथ के और पीआरआई के प्रति एक बड़ा जो ये भेजते हैं यूरोपियन यूनियन को, जो ये स्टेजों पे भेजते हैं। और कल होम मिनिस्टर साहब कहता है अगर आपको हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ लगती है आप लोग छोड़ दो, बहुत लोग तैयार है। मैं होम मिनिस्टर साहब को इस स्टेज से कहना चाहता हूँ, हमारे 5 सरपंचों की सीटें खाली हैं, 3 बार आप मांग चुके हो, उसमें अभी भी पूर्ति नहीं हुई है। हमारे तराल में बीडीसी की सीट खाली है। अगर आपके हालात इतने अच्छे हैं, डीडीसी दोबारा आप करवाना चाहते हो, तो स्टेट के यहाँ के इलेक्शन करवाइए, आप इलेक्शन करवाइए। आप लोग धोखा दे रहे हो, स्टेज पे कुछ और है, अंदर कुछ और है। जब हम कल गए, मुझे यकीन ही नहीं आया कि मैं हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एज ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गया था, मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं गया था। जो वहां पे एक लैंग्वेज और हमने एक एटीट्यूड देखा टुवर्ड्स हमारे जो हम इलेक्टेड, और हमारे प्रेसिडेंट ने कहा भी कि मैं 10,000 वोट लेके आया हूँ, मुझे लोगों ने चुना है। मुझे नसीहत, आप मुझे बोल रहे हैं मुझे लोगों ने जिताया है, और मुझे होम मिनिस्टर साहब बोलेगा कि आप छोड़ दो। ये मेरा अपना, मुझे लोगों के इमोशन के लिए मैं उठा हूँ, हमें लोगों ने चुन के लाया और लोगों के लिए हम
हर दम तक लड़ते रहेंगे। ठीक है जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर मैं आऊंगा दोबारा आपके पास आता हूँ, इरफान साहब के पास। मना साहब, चूंकि आप भी एक डिस्ट्रिक्ट से रिप्रेजेंट करके आए हैं और जिस तरीके का 3 दिन का दौरा था एज अ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के, एज अ सोशो रिलीजियस आप भी हैं, आपका भी एक सोशल फैब्रिक है, तो कैसे आप इसको डिकोड करेंगे? आपकी नजर में शाह साहब का दौरा कैसा रहा? देखिए गौहर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी है इस प्रोग्राम में। बात करने को हम कुछ बात करना शुरू करें तो बहुत सारी बातें कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपनी बात को किसको खुश करने के लिए बोलेंगे, ये भी डिपेंड करता है। क्योंकि जब भी हम किसी डिबेट में होते हैं तो ज्यादातर लोग जो यही कोशिश करते हैं कि एक पब्लिक देख रही है तो चलो लगे हाथों हम पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी बोल दें और अच्छी अच्छी बातें या ऐसी ऐसी बातें भी बोले जो उनको सूट करे। तो मेरा मानना तो यही है कि हम हर एक चीज को अगर शक की नजर से देखना शुरू करें तो वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिव चीजें भी हो रही हैं उनके बारे में बात करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, ऐसा ये बात तो सच है, अगर 70 साल से यहाँ पे इस तरीके के इलेक्शंस नहीं हुए और पहली बार इस तरीके के इलेक्शंस हुए और एक 3 टायर सिस्टम को बिठाया गया, तो इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। और वैसे भी अगर आप देखें तो मतलब अगर हम क्रिटिसाइज करने पे जाएं तो मतलब किसको खुश करना है हमने, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे इनका दौरा 3 साल का था, 3 महीने ये ना 3 दिन का जो दौरा इनने यहाँ पे किया अपना गृह मंत्री साहब ने, तो ये कहीं ना कहीं अगर एक अपने आप में एक पहल है किसी चीज को लेकर। मैं इस डिबेट में तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, अगर हम पॉलिटिकल डिबेट में अभी फंसेंगे तो ये प्रोग्राम जो है एक पॉलिटिकल डिबेट बन जाएगा। लेकिन जहां पॉजिटिव है वहां पॉजिटिव की बात करने में कोई दिक्कत तो है नहीं, मुझे लगता है। रही बात, उनने वहां पे एक बहुत बड़ी बात की, मैं उनका जो जब भाषण चल रहा था तो मैं सुन रहा था कि उनने जब ये बात बोली जो मेरे बिल्कुल जहन में अभी भी बैठी है। उनने कहा कि फारूक साहब ने उनसे बोला पाकिस्तान से बात करो, तो उनने बोला कि नहीं मैं पाकिस्तान से नहीं यहाँ के युवा से बात करूंगा। तो ये बात मैं बिल्कुल मतलब मैं इसमें एग्री करता हूं अपने पैनलिस्ट से, अपने जो पीडीपी से हैं, कि अगर उन्हें बात करनी है, उन्हें अगर ये बात बोली है कि युवा से बात करनी है तो बिल्कुल युवा को उस तरीके का प्लेटफॉर्म मिलना भी चाहिए और आगे भी ऐसा एक माहौल बनना चाहिए जहां उनको युवा से ये बात करें। क्योंकि जब तक यहाँ का युवा जो है मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ेगा तब तक यहाँ के हालात जो के तू रहेंगे। ठीक है जी, मैं आऊंगा इरफान साहब आपके पास भी। इंजीनियर एजाज साहब, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आप भी इलेक्टेड हैं और वाहिद बीजेपी के इलेक्टेड हैं जो हमारे इस वक्त काउंसिल के अंदर है। तो जो ये नौजवानों को रीच आउट करने की कोशिश की गई दाखिला वजीर साहब की तरफ से, हरबख्श सिंह साहब अपने अंदाज में इसको कहने की जनाब ये रीच आउट वाला तो सिर्फ बात थी, ग्राउंड पर नहीं थी। मना साहब कहने की चलिए थोड़े वक्त के बाद ये 70 साल तारीख में अगर इस तरीके का काम होता है, लिक्यूनाज है, ठीक करने की जरूरत है। तो क्या ये रीच आउट का मैकेनिज्म जो अडॉप्ट किया गया है सही है या अब मैकेनिज्म शुरू किया जाएगा रीच आउट करने के लिए? क्योंकि अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे देखिए रीच आउट की बातें हो रही हैं और 1100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, बाइक पर चलने की किसी को इजाजत नहीं है और बिला जवाज गिरफ्तारियां हो रही हैं जी, तो रीच आउट कैसे होगा? ये सवाल भी तो कहीं ना कहीं जायज दिख रहा है हरबख्श सिंह साहब का। जो उत्साह देखा यहाँ के कश्मीर के लोगों ने और जिस प्रकार से उनका स्वागत किया गया और जिस प्रकार से भागीदारी की, और मैं सबसे सराहनीय बात ये बोलना चाहता हूँ कि जो अमित शाह जी ने जो दिल से बोला कि मैं कश्मीरियों को रीच आउट करना चाहता हूँ, कश्मीरियों को आगे लेके जाना चाहता हूँ। मुझे बताइए इनको जो पीडीपी के एजेंडा चलाते हैं इनको ये बातें समझ में नहीं आ जाएगी, ये तो हर बार उनको कोसते रहेंगे। मुझे इनके जो इलेक्टेड मेंबर्स है, इनके जो एमएलए है, जब वो चुन के आते थे वो कभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाते ही नहीं थे। और इस बार 70 से ज्यादा जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स है उन्होंने प्रवास किया और उन्हें लोगों से संवाद किया। हमें ये अप्रिशिएट करना चाहिए और लोगों की जो मानसिकता है वो चेंज करने की जरूरत है। आज अगर कुछ चेंज हो रहा है तो इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। मैं मनाज जी से बिल्कुल सहमत हूँ, उन्होंने अच्छी बातें बोली कि जब फारूक अब्दुल्ला ने बोला पाकिस्तान से बात करनी है, उन्होंने बोला मैं जी युवाओं से बात करूंगा। और जिस तरीके से उन्होंने सेना के घर में जाके, आप देखिए जो हमारा पुलिस का जवान है जम्मू कश्मीर पुलिस का, उसके घर जाना, आप देखिए उसके घर वालों में कितना एक मनोबल बढ़ा होगा। आज तक तो हमने नहीं देखा था कभी कि गृह मंत्री जाएगा एक पुलिस कांस्टेबल या पुलिस इंस्पेक्टर के घर में।
ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं था। और उसके बाद जो कार्यक्रम हुए, उसके बाद PRI, DDC या जितने लोगों के साथ उनका संवाद हुआ, मैं बोलता हूँ ये 3 दिवसीय जो दौरा था ये बिल्कुल जम्मू कश्मीर को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। और जिस तरीके से यहाँ विकास हो रहा है, हम हर बार बोलते हैं, अभी देखो आपने शारजा की फ्लाइट है यहाँ पे, उसके दौरान उन्होंने इनॉग्रेट किए, मेडिकल कॉलेज इनॉग्रेट किए। उन्होंने बोला कि, उन्होंने गलत नहीं बोला कि अगर इनकी और जो बाकी परिवार है, उन्होंने रेफरेंस दी मेडिकल कॉलेज की, उन्होंने बोला इन परिवारों ने 3 मेडिकल कॉलेज दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार आते ही 7 मेडिकल कॉलेज दिए। आप देखिए किस गति से हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ये चीजें स्वीकार करनी चाहिए और अगर युवाओं को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, उनको आगे बढ़ने की जरूरत है, वो दिशा छोड़नी चाहिए जो हम लोग हर बार सेपरेटिज्म की मानसिकता लेके। मैं ये मानता हूं कि आपको बीजेपी से बैर हो सकती है, आप मैं आइडियोलॉजिकली उसमें डिफर नहीं करूंगा, लेकिन अपने देश से मोहब्बत करना सीखो, अपने देश को आगे बढ़ाना है। ये हमेशा हर बार पे जम्मू कश्मीर वर्सेस अदर्स ऐसा नहीं चलेगा। देश एक है, एक समान है, हमें एक दिशा में लेके जाना चाहिए। और जो ये PDP और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज या हमेशा नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, नेगेटिव चीजों में ये लोग इन्वॉल्व होते हैं, कभी पॉजिटिविटी को ये लोग देखते नहीं है। ठीक है जी। इनके टेन्योर में बताइए इनकी डॉक्टर सिंह साहब जवानों को बंद किया, कह रहे हैं जनाब, अभी हमने बोला अपने टेन्योर में भी देखिए ना क्या कुछ हुआ था। और ये पॉजिटिविटी आपको नजर नहीं आ रही है जो हो रहा है, सिर्फ नेगेटिव पर ही आप क्यों आ रहे हैं और सिर्फ आपको नेगेटिव चीजें क्यों हिज़्ब इख्तिलाफ को दिख रही है? मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, एजाज साहब भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, इरफान साहब भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। आप मुझे एजाज साहब ही बता दे, इरफान भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, कि जो हमें अपना फंड मिला था, कल हमने जब बात की कि इस फंड को CD फंड पैटर्न पे किया जाए, और हमें क्या जवाब वहां से आया, ये मिल बांट के खाने के लिए नहीं है। और जो आज एक्टिविटीज आप देख रहे हो, चाहे गवर्नर हाउस में हो रही है, चाहे SKICC में हो रही है, ये हमारे टैक्स का पैसा है हमारा, ये भी उड़ाने के काम पे नहीं है। अगर आप आज 3 खानदानों का नाम ले रहे हो जी, इन्होंने जी बड़ा कुछ किया, मुझे नहीं पता है। आज सत्यपाल मलिक जी ने माफी दी मैडम से, वोट कहे थे, इनको भी माफी देनी पड़ेगी इन बातों पे। इंजीनियर एजाज एक एक करके बात करेंगे तो दोनों की बात आएंगे। मैं आपके पास आऊंगा, बस इनका खत्म हो जाए, मैं आप ही के पास। लग्जरी का पैसा, एक मिनिस्टर की फैमिली साथ होती है, उनके 5 स्टार होटल होते हैं, उसका जवाब डॉक्टर साहब ये थोड़ी ना आज चलना है। नहीं डॉक्टर साहब एक चीज देखिए, डॉक्टर साहब क्या ये आज हुआ है? एक मिनट इंजीनियर एजाज मैं आऊंगा आपके पास, एजाज साहब मैं आप, लेकिन क्या डॉक्टर साहब ये पहली बार हो रहा है जम्मू कश्मीर में कि मरकजी वजीर आ रहा है और उसके साथ कोई और आ रहा है? ये तो इससे पहले भी चल रहा था। क्यों कीजिए, लेकिन आप एक जवाब बताइए, जो 28 मिनिस्टर यहाँ आते हैं विद फैमिलीज आते हैं, उनका खर्चा आता है, ये टैक्स का पैसा है, उन्होंने क्या अचीवमेंट की, क्या लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो अवंतीपुरा है उसको दूसरी बार इनॉग्रेट किया गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मैं त्राल में 64 लाख के पुल का इनॉग्रेशन करता हूं और हमारा यूनियन मिनिस्टर 24 लाख का पुल इनॉग्रेट करता है। अगर इसको आप डेवलपमेंट बोलते हैं। अच्छा, जो हमारा CD फंड आया कितने टेंडर हो गए? एक चीज समझिएगा ना, एक चीज देखिए डॉक्टर साहब बस एक चीज समझिएगा डॉक्टर साहब, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर अरबक सिंह साहब, डॉक्टर सिंह साहब ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। एक चीज गवर्नेंस है या ब्यूरोक्रेसी है, वो कितनी सपोर्ट कर रही है PRI सिस्टम? ठीक है, बस एक मिनट मनाज साहब ने भी बोलना है। मैं जरा एजाज को एक मिनट जरा ऑडियो दीजिए, उसके बाद मनाज साहब आपके पास होंगे। एजाज रेस्पॉन्ड कीजिए, कह रहे हैं जनाब मंत्री तो आप बोल रहे हैं आए हैं, लेकिन आउटकम क्या है जो उसका, जल्दी से उसका भी जवाब दे दीजिए। फिर दूसरी साइड से बोले कि ये 64 लाख का पुल इनॉग्रेट करता है और यूनियन मिनिस्टर 24 लाख का इनॉग्रेट करता है। ये बोलना क्या चाहता है? इनको तो खुद नहीं पता है ये क्या बोल रहे हैं। ये लोगों को सवाल जवाब देते, ये लोगों को जवाब दे कि अगर एक साइड का लेकिन हमारे PRI का पैसा वो हमारे वक्त की चीजें हैं। वो पुल हमने दिया था, वो पुल हमारी कोलेशन गवर्नमेंट में आया था। जिस पुल की इनाग्रेशन हुई वो कोलेशन गवर्नमेंट में आया था। वो आज के मैं PRI फंड की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? माजी में कोई चीज बनी आज बन के इनाग्रेट होके हो रही नहीं। एक चीज डॉक्टर साहब, एक चीज मैंने मनाज साहब के पास भी चलना है। एक मिनट डॉक्टर साहब एक चीज समझाइए ना। डॉक्टर साहब एक चीज सुनिएगा ना। श्रीनगर में आपके टेन्योर में अस्पताल बनाने की कोशिश की गई, आज तक वो बना नहीं, आज वो कंप्लीट होके बन रहा है। नहीं ऐसा
एक वन वे नहीं ना, वन वे नहीं डॉक्टर साहब, वन वे नहीं, यहाँ की बात भी सुन लीजिएगा। मनाज साहब को भी जरा आगे कीजिएगा, डॉक्टर साहब लेकिन ग्राउंड पे आप बताइए ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कितना एक्सेप्ट कर रहा है हमारे सिस्टम को, इस पीआरआई सिस्टम को। ठीक है जी, ये लॉजिक हो सकता है, ठीक है, इस पर आएंगे, इस पर बात करेंगे। मनाज साहब आप जरा अपनी बात रखिएगा, उसके सर आप ये भी बताइएगा, अगर माजी में कोई प्रोजेक्ट शुरू किया गया, आज वो मुकम्मल हो रहा है और वजीर उसका इफ्तिताह कर रहा है, तो क्या ये कोई प्रोटोकॉल के खिलाफ है या साबिका वजीर आला को आके प्रोटोकॉल के तहत उसको काटना चाहिए था? क्या माजी में ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने फाउंडेशन डाली और महबूबा मुफ्ती साहिबा आके इनॉग्रेट करके चली गई? इसमें क्या नया है मनाज साहब? बिल्कुल, देखिए गवर साहब, मैं आपको बताता चलूं कि ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जब भी माजी में भी इस तरीके की चीजें हुई है कि जहां प्रोजेक्ट का जो है इफ्तिताह हुआ था, शुरुआत हुई थी, तो आगे जाके वो किसी ना किसी ने इनॉग्रेट तो करना है, वो तो सीधी बात है, वो तो मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर ये जो हमने प्रोग्राम जो आपने स्टार्ट किया, ये एक युवा को लेके किया, मतलब आपने यूथ को बुलाया है यूथ के बारे में बात करने के लिए, ना कि हम लोग यहाँ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करें। मैं अपने काबिल दोस्त अपने हरबख्श साहब से भी ये अपील करूंगा कि यहाँ उस तरीके की बात करें जो हमारे यूथ के लिए हो, जो पॉजिटिव बात हो। देखिए, हमेशा हम एक चीज की तरफ चाहते हैं, वो है नेगेटिव अप्रोच की तरफ। हम लोग हमेशा नेगेटिव चीजों को क्यों पकड़ लेते हैं? हम लोग पॉजिटिव चीजों की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? हम लोग ये क्यों नहीं देखते कि अगर कोई पॉजिटिव चीज हो रही है उसकी तारीफ क्यों नहीं करते हैं? हम क्या सिर्फ हम लोग डिबेट्स में इसलिए आते हैं कि हम ऐसी बातें बोले जिससे लोगों की जो मसाइल हैं, जो दुख है, वो और बढ़ जाए? क्या उनको इन्हीं चीजों से मतलब हमें वोट मिलेंगे कि हम लोगों को खुश करें ये बोल के कि ये सारा कुछ ड्रामा हो रहा है? देखिए, लोग सब कुछ जानते हैं, वो जो कहते हैं ना, ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है, इनको सब पता है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन जहां पे भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है किसी भी तरीके से, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, उसकी तो हमेशा सराहना करनी चाहिए, उसकी तो तारीफ करनी चाहिए। मैं मानता हूं, देखिए प्रोजेक्ट्स कब के, आज जो प्रोजेक्ट शुरू होंगे, मान लेते हैं कल को कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है, क्या वो उसका इनॉग्रेशन नहीं करेंगे? क्या हम ये बोलेंगे कि यही सवाल तो मैंने पूछा? ठीक है जी, ठीक है मनाज साहब, मैं डॉक्टर साहब आपके पास भी आऊंगा और इंजीनियर साहब आपके पास भी आऊंगा। अब जो मैं बस इस चीज की ओर आना चाहता था, डॉक्टर साहब आपसे भी ये जानना चाहूंगा, ये जो नौजवानों को रीच आउट करने की कोशिश की गई है, आपने कहा कि जनाब फर्स्ट स्टेज में कुछ खामियां हैं जी, कुछ गलतियां हुई हैं, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर ये सही सिमत में चलता है तो क्या कुछ और करने की जरूरत है जिससे नौजवानों के अंदर एतमाद बहाल हो सके? और वजीर दाखिला साहब जो यहां कह चुके हैं उसमें और आगे बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाया जा सकता है? आपका ओपिनियन इसमें क्या कुछ है डॉक्टर साहब? ट्रस्ट डिफिसिट जो है अमंग द यूथ, जो एक एलिनेशन लग रही है, जैसे कि कल एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़ा हुआ कि यहाँ पे मुल्क का मैच चल रहा था और कुछ नौजवान निकले, उन्होंने पटाखे जलाए या उन्होंने नारेबाजी की। बड़ा अनफॉर्चुनेट है अपने मुल्क के खिलाफ ऐसा होना, क्योंकि एक एलिनेशन और मिसट्रस्ट जो है जिसकी बात की जा रही है, यूथ के लिए रीच आउट करने की बात बहुत जरूरी है। और यूथ को लगना चाहिए कि ये जो हमारे साथ रीच आउट हो रहा है, ये हमारा अपना मुल्क है। हिंदुस्तान जो है, हमें इसके साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकती है, लेकिन ये हमारा मुल्क है और हमें अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन और मुल्क को इज्जत करना बहुत जरूरी है। और जो यूथ है, ये फ्यूचर है अपनी कंट्री का, हमारे जम्मू कश्मीर का। मैं इस चीज को बिल्कुल कहता हूं कि ये सबसे पहले ये चीज देखनी है कि ये यूथ इनमें ऐसी सोच आई कैसे? अगर इतनी देर से ये सारा सिस्टम आज तक ऐसा हुआ नहीं, क्रीम ऑफ आवर सोसाइटी जिनको हम डॉक्टर्स बोलते हैं, वो उन्होंने कल ऐसा किया क्यों? ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में क्या कमी है। क्या इस सोच को, मैं डॉक्टर साहब बस एक चीज आपसे जानूंगा, उसके बाद चलता हूं एजाज के पास। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब, बात सुन लीजिएगा, मिलके ये रूट काज देखना है कि हमारा रूट काज। लेकिन एक चीज तो समझिएगा ना, इस पूरे मुद्दे पर जहां एक लाइन खींचनी चाहिए थी पॉलिटिकल पार्टीज को कि मुल्क मुखालिफ नाराबाजी बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। जब आप इसको प्रोजेक्ट ऐसे करेंगे कि जनाब मजलूम लोगों पर आप एफआईआर कर रहे हैं, सही नहीं है, और आपकी पार्टी की शुरुआत हुई और सब पार्टी ने उसी लाइन को लेकर आगे बढ़े हैं। रीजनल पार्टियां तो तबाही मचा रही हैं। एज ए नुमाइंदा भी बोलूंगा, एज ए पार्टी स्पोक्स पर्सन भी बोलूंगा, मुल्क के खिलाफ नाराबाजी जो भी है वो कोई भी बंदा करे,
वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो नाराबाजी में थे? एक मिनट डॉक्टर साहब जो मुल्क मुखालिफ नाराबाजी कर रहे थे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? लेकिन वहीं पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि रूट काज पे भी जाना चाहिए। रूट काज वाला मामला अलग है जी, लेकिन सवाल सीधा है ना, क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो मुल्क मुखालिफ नाराबाजी में है? सीधा सा सवाल है, क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जो मुल्क मुखालिफ नाराबाजी कर रहे हैं? गवर्नर साहब देखो, कार्रवाई किन के खिलाफ करेंगे? हमारा फ्यूचर है। मैं कहता हूं इसमें होना चाहिए एक इन्वेस्टिगेशन। और अगर आप गवर्नर साहब एक डॉक्टर को 1100 लोगों को या 100 या 400 लोगों को आप FIR लगाएंगे, मैं कहता हूं कि मुल्क के खिलाफ नाराबाजी गलत है। मैं आपको क्लियरली बोलता हूं और ऑन एयर बोलता हूं। लेकिन ये हमारे लोग हैं, मैंने कहा फिर रीच आउट करने की बात है कि हमारे इस पढ़े लिखे डॉक्टर को, PG को, क्रीम ऑफ द सोसाइटी को क्या जरूरत पड़ी ये करने की? तो हमने इसमें करना है, रीच आउट करना पड़ेगा जी। जो मिसगाइडेड यूथ है, जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, लेकिन वो लोग मुखालिफ नाराबाजी करेंगे, लेकिन रीच आउट कीजिएगा। लिबरल रहना पड़ेगा, नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। सबसे पहले मैं कंडम कर लेता हूँ इसके जितने बयान आए। ये कौन सा रीच आउट है मुझे बताइए। अपने देश के खिलाफ आप नारे देते हो, पाकिस्तान को क्या दिखाना चाहते हो? इन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को रिस्क में डाला। आज जो कल पंजाब में हुआ, क्या वो उसका नतीजा नहीं है? कल को अगर कश्मीरियों को वहां पीटेंगे और फिर हम लोग क्यों चलाएंगे इनके लिए? मैं बोलता हूँ इनके लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए और इनको एक्टिव बुक करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में टैक्स पेयर का जो मनी है, हम लोग फ्री में इनका कोचिंग करवाते हैं, फ्री में इनको इतनी डिग्री मिलती है और ये देश के खिलाफ बोलते हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और एलिनेशन, जहां इनने एलिनेशन की बात की, इस चीज को हम लोग एलिनेशन कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये लोग को समझ होनी चाहिए। अगर ये MBBS करते, अगर ये डॉक्टर है, फ्यूचर है, हम लोग कैसा फ्यूचर देंगे अपने लोगों को? ये अपने देश के खिलाफ हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं होगी। जो लॉ ऑफ लैंड होगा उसके खिलाफ। ठीक है मनाज साहब, आपकी जमात जो थी ना, वो ये नारा दे रही थी कि ए पार्टी विद डिफरेंस। जनाब हम जरा हटके हैं जी सबसे, सब एक लाइन में है, लेकिन हमारा मौक़िफ़ इस बारे में बड़ा क्लियर है जी, दिल्ली को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर। लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से भी लाइन वही अडॉप्ट की गई जो महबूबा मुफ्ती ने सुबह ट्विटर पर खींची, शाम होते होते सब लोग उसी को टो करते थे। बजाय ये कि एक सिस्टम बनता कि भैया माजी में ये चलता था, अब नहीं चलेगा क्योंकि निजाम बदल चुका है। जी मनाज साहब। गवर्नर साहब, मैं बताऊं कि देखिए बात सीधी सी है। ऐसा नहीं है कि मतलब लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हमें किसी चीज की बात करनी है तो बड़ी सच्चाई से बात करनी पड़ेगी। बात यह है कि जो कुछ यहाँ पे हुआ, मेडिकल कॉलेज में हुआ, अगर मैं करेक्ट हूं तो मैंने वरिंदर सहवाग का एक ट्वीट देखा जिसपे ये लिखा हुआ था कि देश भर में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे पटाखे फोड़े गए। तो उनने ये लिखा था कि दिवाली के टाइम पे हमें पटाखे फोड़ने की इजाजत नहीं है, तो ये लोगों को पटाखे फोड़ने की इजाजत कैसे मिली? और अगर ये लोग डिफरेंट हैं तो डिफरेंट कैसे हैं? तो दूसरी बात भी, पंजाब में भी आपने देखा होगा कि बहुत एक कॉलेज में वहां पंजाबी स्टूडेंट्स थे जो कि ज्यादातर फॉर्मर्स प्रोटेस्ट में इस समय मतलब हैं, उनकी तरफ से भी जश्न मनाया गया। मैं आप जिस बात को बोल रहे हैं कि क्या ये सही है कि क्या गलत है, देखिए देयर कैन नॉट बी अ ग्रे एरिया इन दिस थिंग। या तो आप इस साइड हैं या तो आप उस साइड हैं, बात सीधी सी है। हम ये तो वही तो पॉलिटिकल पार्टियां साइड नहीं ले रहे हैं ना। ये जो बीच वाला साइड जम्मू कश्मीर की पार्टियां ले रही है, स्पेशली मेन स्ट्रीम पार्टियां कश्मीर प्रोविंस की, वो एक तबाही का कारण तो बन रही है। एक लाइन अगर आप खींच लेते तो शायद आज ये नाराबाजी भी नहीं होती। मैं डॉक्टर साहब के पास आ रहा हूं, डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिएगा। गवर्नर साहब, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, देखो मैं एक मिनट चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, एक मिनट चाहिए मुझे सिर्फ। मैं ये बताना चाहता हूँ गवर्नर साहब कि बात ये है कि आप बोल रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज में लाइन खींच लेनी चाहिए ताकि वो क्लियर हो जाए इस चीज को लेकर। कोई गुनाह नहीं है। क्रिकेट में किसी को सपोर्ट करते हो, ये कोई गुनाह नहीं है। लेकिन उस पर किसने कहा कि आप सपोर्ट करें ना किसी भी खिलाड़ी को? सपोर्ट खेल है, किसी को भी सपोर्ट करें, लेकिन नारेबाजी पे आएंगे तो फिर ऐसा ही होगा। मैच में आया था सुप्रीम कोर्ट में, आप किसी भी टीम को सपोर्ट कर सकते हो। आप किसी को सपोर्ट करने में किसको रोका जी?
महसूस करना। डॉक्टर हरिवंश सिंह साहब, सपोर्ट करने में किसको किसने रोका है? बहुत गलत है। मैं बार बार बोलता हूँ, मुल्क के खिलाफ नारेबाजी बहुत गलत है। किसी टीम को सपोर्ट करना ना करना वो कोई क्राइम नहीं है। हम किसी भी टीम को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वेज है। उसके लिए अपने मुल्क के खिलाफ नारेबाजी बहुत गलत है। मैं बार बार आपको कहता हूँ, हमारा मुल्क है, हमें अपने मुल्क का तो रिस्पेक्ट ट्विटर करना है। पर यही बात तो ट्विटर पर लिखी है ना कि हमारा मुल्क ही भारत है और उसके खिलाफ नाराबाजी ना कीजिए। वहां तो कुछ और लिखा जा रहा है। हम कभी इंग्लैंड को भी सपोर्ट करते हैं, हम कभी सपोर्ट कीजिए जनाब, सपोर्ट करने में कौन किसको रोक रहा है? इसमें कोई ये नहीं है कि मुझे लिखा है। बोलना चाहूंगा गौर साहब, मुझे इजाजत दे। मनाज साहब को भी जरा मौका दे, उसके बाद इंजीनियर आपके पास रहो। मनाज साहब को जरा मौका दे। ठीक है मनाज साहब, मैं एक बात बताते चलूं गौर साहब जी कि ये बड़ी हैरानी की बात है। ये आपने मेरे दिल की बात छीन ली कि मैं बड़ा हैरान हूं कि ये बैड कॉप गुड कॉप खेलने का जो सिलसिला है ये बंद कब होगा। बिल्कुल जी। क्या होता है कि ट्विटर पे जो है पिछले दिनों आपने देखा एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स आए होम मिनिस्टर के खिलाफ, ये उनकी विजिट के खिलाफ, बाकी चीजों के खिलाफ। लेकिन जब भी हम देखते हैं इनके ही मेंबर जो है यूनियन मिनिस्टर से मिलते हैं, इनके ही मेंबर जो है उन फंक्शंस में जाते हैं, इनके ही वहां चुने हुए मेंबर जो है कभी भी वहां 370 और 35 की बात करते ही नहीं है। वहां तो सिर्फ बोलते हैं कि हम जी यहाँ बड़ा अच्छा काम हो रहा है, यहाँ सारा कुछ अच्छा चल रहा है। ये मुझे समझ नहीं आता। ऊपर से कुछ और होता है, जब ऊपर से फ्लो करता है वो कुछ और होता है। वो टीचर आते इनका जो पूरा डायरेक्शन है वो चेंज कैसे हो जाता है, ये मेरे समझ से बाहर है। यहाँ पॉलिटिक्स मत खेलो। मैं बहुत पॉलिटिक्स जानता हूँ, हमने कभी सपोर्ट नहीं किया है। हम एज ए डीडीसी मेंबर रिक्वेस्ट करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करते हैं। जहाँ हमारा पार्टी का असूल है, एज ए स्पोक्स पर्सन मैं हूँ। मुझे बताइए कहाँ पे करा, हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिसी कहीं नहीं है। कल आपको होम मिनिस्टर ने बाय नेम कहा, आप रिजाइन कर दो। ठीक है जी, मैं जरा बस लास्ट सवाल पर आता हूँ। एक मिनट, हम डबल स्टैंड पे नहीं है। हमने ना कहीं पे अपना सर झुकाया है ना झुकाएंगे। जो हमने बात बोली मैं अपने पैनलिस्ट अपने साथी से डॉक्टर साहब एक मिनट मैं बिल्कुल एक सेकंड गौर साहब मैं इनके सच की जरा थोड़ा ताजी कर दूं कि जो बात इनने बोली है ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि नाम लेकर होम मिनिस्टर साहब ने किसी भी डीडीसी को रिजाइन करने के लिए नहीं बोला, ऐसा उनने नहीं बोला। वहां बाकी लोग भी थे, उनने ये बात बोली कि अगर किसी को ये लगता है कि उनके जो है प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं या उनको लगता है कि मुसीबतें ज्यादा हैं तो किसी और को चांस दे दे। आप उन्हें नाम जाती मामला ना बनाए। वाइंड अप करता हूं। अब जरा इंजीनियर साहब ये बताइए ना, रीच आउट के कैसे किया जाए? अभी डॉक्टर साहब ने जब शुरुआत की कहा कि देखिए जो शुपिया में जो इंसिडेंट हुए, आगे पीछे जो इंसिडेंट हुए, इससे रीच आउट नहीं होगा जी। रीच आउट के लिए वे आउट होना चाहिए। वो वे आउट क्या बीजेपी लीडरशिप ने तैयार किया कि किस तरीके से होगा? डॉक्टर साहब मैं आऊंगा आपके पास, बस 2 मिनट में आपके पास आऊंगा। इंजीनियर साहब देखिए, आज पूरे जम्मू कश्मीर के लोग संतुष्ट है और जिस तरीके से उनके काम हो रहे हैं और जिस तरीके से पंचायत के जो मेंबरान है वो अच्छे से काम करे और उनके पास ये यहाँ पर मैं रेफर करूंगा आपसे। मैं भी कश्मीर से हूं, आप भी कश्मीर से। ग्राउंड जीरो पर आप भी तो प्रोटेस्ट लेकर आए थे श्रीनगर ऑफिस, कहते जनाब हमारा सिस्टम इतना खराब है, काम हो नहीं पा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अपने एतमाद की तहरीर लेकर आए थे। आप स्वतंत्र है, आपके पास फंड से, सरपंच के पास अपने फंड से, ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन के पास अपने फंड से, डीडीसी के पास अपने फंड से। इससे पहले कब आते थे? आज जो रीच आउट हो रहे हैं सबसे मतलब पूरे 70 साल में इतना रीच आउट नहीं हुआ होगा। 70 एमपी यहाँ पे आ रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं, आपसे संवाद कर रहे हैं और इतने सारे प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन हो रहा है। मैं बोलूँ धीरज रखिए, थोड़ा सा समय दे दीजिए और आजमाइए एक बार भारतीय जनता पार्टी को भी लेके आ जाइए। मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से आह्वान करता हूँ कि इस बार फुल मोहम्मद के साथ भारतीय जनता पार्टी को ले आइए और ये जो सरकार है, जो खोखले आप बताइए, मैं अफसोस करता हूँ इनकी सोच है। ये जो हरफकीर जी बोल रहे थे, मैं बोलता हूँ जब इनकी सरकारें नहीं होगी ये तो आतंकवाद अपने बिस्तर में लेते होंगे। ऐसा नहीं है, ये नई सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सिक्योरिटी को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और आज अगर सिक्योरिटी बंद हो रही है या जो OGWs है उनको उठाया जा रहा है, उनको जांच पड़ताल होना जरूरी है। हम लोग ऐसे नागरिकों को बेवजह यहाँ पे मारा जाए हम लोग कभी नहीं चाहेंगे। और जिस तरीके से अमित शाह जी ने रीच आउट किया, मैं सराहनीय काम किया है और उनने मन की बात बोली और वो युवाओं को आगे देखना चाहते हैं
और युवाओं को भी आगे आना चाहिए और नए नए जो भी चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जिस तरीके से लास्ट कमेंट डॉक्टर साहब आपका होगी। ठीक है जी, एजाज साहब बहुत शुक्रिया जी। चलिए डॉक्टर साहब। इकबाल साहब, हमने कभी भी अपोज नहीं किया कि यूथ को आगे नहीं आना चाहिए। यूथ फ्यूचर है। यूथ हर मुल्क का, हर स्टेट का, हर जगह का फ्यूचर होता है। जो सिस्टम और लेक्यूनी की बात करते हैं, जितनी बड़ी बात कही गई उतनी बड़ी ग्राउंड पे नहीं है। देखो, हमें इतना ही है कि हम नहीं कहते हैं कि नई शुरुआत हुई, हम कहते हैं कि जो आपका ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम नीचे है, जो आपने पीआरआई एक्ट में हमें दिया है, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि हमने एक नया सिस्टम किया, उसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हमें 9 महीने हो गए। जो सिक्योरिटी की बात करते हैं, एजाज साहब, मैं डीडीसी मेंबर हूं, मैं एक पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं। मैं जब अपने एरिया में ट्रैवल करता हूं तो मुझे कोई बीपी गाड़ी नहीं दी जाती, लेकिन एक पर्टिकुलर पार्टी है, उनके या 2 पार्टियां या 3 पार्टियां हैं, उनके कार्यकर्ता को भी बीपी गाड़ी दे दी जाती है। मूवमेंट, आप डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। जब मैं डीडीसी मेंबर हूं तो मैं एक यूनिफॉर्म चीज में, जो एजाज साहब के साथ होना चाहिए, जो इरफान साहब के साथ होना चाहिए, वही डॉक्टर हरभजन सिंह के साथ। चलिए ठीक है जी, इरफान साहब तो मैं लास्ट कमेंट दे दीजिए जनाब अपना भी। लेकिन जब मैं डीडीसी मेंबर हूं और मुझे पूरा प्रोटोकॉल हर डीडीसी की तरह मिलना चाहिए, और इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, एजाज साहब आपको भी बोलता हूँ, आप हेलम ऑफ अफेयर्स पे बैठे हैं, आप बीजेपी के लीडर हैं, इस बात पे बात कीजिए। जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है बंद होनी चाहिए, खासकर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए। चलिए ठीक है जी डॉक्टर साहब बस हो गया ना। अब इरफान साहब को 2 मिनट दे दीजिए, इरफान साहब को 2 मिनट दे दीजिए। मैंने बस टाइम खत्म हो रहा है। इरफान साहब लास्ट कमेंट कीजिएगा कि कैसे रीच आउट किया जाए, क्या कुछ होना चाहिए जी। और साहब, आपका पॉइंट सही है कि आप जैसा बोल रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, डीडीसी मेंबर्स सब एक जैसे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आपको पता होगा डॉक्टर साहब, कल जब हम सारे इकट्ठा हुए थे वहां पे, जब हम वहां इकट्ठा हुए थे, आज एक मौका मिला था हम सबको बात करने का। वहां पे कम से कम मेरे ख्याल से 70, 80, 90 डीडीसी जो है बाहर थे, क्योंकि वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया था। तो हमने इसीलिए हमने सामने बात रखी अपने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कि हमें होम मिनिस्टर साहब से 5 मिनट मिलने दिया जाए। और वहां पे 2 चीजों के बारे में मैं गवर्नर साहब आपको बताता चलूं ऑन रिकॉर्ड। 2 बातों के बारे में सबने डिसाइड किया था कि पहली बात यह होगी कि एम्पावरमेंट ऑफ काउंसिल्स बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से लोगों के काम जो है वो हो जाए, चाहे यूथ का हो चाहे किसी का भी हो। दूसरा था, इट वाज रिगार्डिंग ऑनोरियम, जो सैलरी की बात थी। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही गरीब हैं, डीडीसीज, जिनका हैंड टू माउथ इस वक्त रहना मुश्किल हो गया है। वही बात जब मैंने वहां पे उठाई तो मैं हैरान हो गया कि जब डॉक्टर साहब ने बोला, नहीं, पहले तो हमने ये डिसाइड किया था, डॉक्टर साहब भी उस बात में बिल्कुल मानेंगे कि बोला कि हम वहां बात करेंगे, लेकिन वहां डॉक्टर साहब ने बोला, कहा कि नहीं, हमें तो सैलरी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये देखिए, ये चीजें कहीं ना कहीं आपस में ही कॉन्फिडेंस जो है फिर खो जाता है बातों का। चलिए, तो मैं तो यही बोलूंगा कि ये एक अच्छी, मतलब एक शुरुआत है। हमने वो आगे भी आए और हमसे ही बात करनी है। हमें कोई हिंदुस्तान के फिर आपके 5 1,000 और 3,000 तनख्वाह है, 1,000 पे कैसे गुजारा करें? अगर आप सैलरी को क्राइटेरिया बनाते हैं तो चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप तीनों का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। चूंकि लंबी बहस थी, लेकिन बहस कहीं और मूड पर चली गई। और लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 3 लोगों को जो बुलाया गया था, तीनों इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आवाम से चुने हुए, 3 पार्टी उसको रिप्रेजेंट करें। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से लेकर वजीर दाखिला, होम मिनिस्टर तक 1-to-1 इनकी मीटिंग्स हुई है। अंदर की बात भी कहीं बाहर आई है और बाहर बातों बातों में जो बातें सामने आई वो सब कुछ आपके सामने